एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो। तो ये जो चैप्टर है दिस इज द मोस्ट लेंदी चैप्टर ऑफ आवर फ्लेमिंगो बुक और बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को। पूरा हिस्ट्री का चैप्टर आप ये समझ लो, बट तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज बहुत ईजिली मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगी। इस चैप्टर को अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे 30-35 पेज है। मैंने आप लोगों के लिए 1 पेज के नोट्स भी बना दिया जो आपको इंस्टाग्राम आईडी से जाके मिल जाएंगे। ऐसा मैं सभी चैप्टर्स के साथ करी हूँ। यहाँ आपको चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, इंस्टाग्राम से नोट्स मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी चैनल पे आएंगे। तो आज पढ़ते हैं इंडिगो चैप्टर को, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आप कह सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो 6-8 नंबर है ना आपकी परसेंटेज के, वो इस चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर इंडिगो। तो इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक टाइप का प्लांट होता है जिससे एक डाई बनाई जाती है। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा फोर्स करते थे इंडिगो बनाने के लिए, क्योंकि वो इंडिगो प्लांट से ये लोग जो है उसको बाहर बेचा करते थे और बहुत पैसा कमाया करते थे। तो इसी के रिवॉल्व जो है हमारा ये चैप्टर करेगा कि इंडिगो नाम क्यों है, क्या है इंडिगो, दैट वी विल स्टडी। और महात्मा गांधी जी का रोल आप पढ़ने वाले हो जब उन्होंने इन्हीं इंडिगो उगाने वाले फार्मर्स की हेल्प की थी। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपने जैसे हमारे यू नो हाउ वी गॉट अवर फ्रीडम, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत लड़ाई करी है, तो आप कुछ स्टार्टिंग के फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ने वाले हो जो महात्मा गांधी जी के अंडर में हुए थे। वो पहला फ्रीडम स्ट्रगल, वन ऑफ द पहला फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ने वाले हो जहां हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है इसको लिखा है लुइस फिशर ने। लुइस फिशर कौन है? एक बाहर के देश के राइटर हैं। ठीक है, और ये ना हमारे महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। ठीक है, तो ये एक बार महात्मा गांधी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने कब डिसाइड करा कि आप ऐसे एक फ्रीडम फाइटर बनोगे? आपने कब डिसाइड करा कि आप इंडियंस की मदद करोगे, अपने देश की, अपने लिए, खुद के लिए, सबके लिए मदद करोगे और ऐसे आंदोलन चलाओगे अलग अलग से? आपने कब ये सब डिसाइड करा? कैसे ये सब हुआ? तो गांधी जी उन्हें आराम से एक चेयर पे बैठे हुए थे, नहीं एक मंजी पे बैठे हुए थे, एक प्रॉपर आराम से बैठे हुए थे उनके आश्रम में, और उधर लुइस फिशर बैठे हुए थे और उन्हें पूरी स्टोरी नरेट करते हैं कि वो दिन था जिस दिन मैंने सोचा था कि अब ब्रिटिशर्स मुझे मेरे देश में रह के मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ये जो आज हमें आजादी मिली है वो कैसे मिली। ठीक है, सो लेट्स स्टडी क्या हुआ था। तो राइटर का नाम क्या है? लुइस फिशर। एंड उन्होंने ना महात्मा गांधी के ऊपर पूरी बुक लिखी है लाइफ ऑफ महात्मा करके, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हो, बायोग्राफी है, लिखी हुई लुइस फिशर ने। तो उसको जो है एक छोटा सा पार्ट उसका आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टडी। ठीक है, मैंने नोट्स बना दिया, नोट्स की टेंशन मत लो, वो इंस्टा से मिल जाएंगे। तो हमारे ऑथर कौन है? लुइस फिशर है। वो गांधी जी से मिलते हैं 1942 के अंदर सेवाग्राम में, उनके आश्रम में, सेंट्रल इंडिया में। एंड वहां गांधी जी ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि कैसे उन्होंने एक दिन डिसाइड करा डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। कैसे उन्होंने सोचा था कि आज के बाद ये हमारे भारतवासियों को नहीं बता सकते हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ही सेड दैट ये डिसीजन शुरू हुआ था 1917 में। अब ऐसा क्या हुआ था 1917 में? लेट मी टेल यू। तो महात्मा गांधी जी जो है बताते हैं कि वो ना दिसंबर 1916 के अंदर जो है, दिसंबर 1916 के अंदर कहाँ गए थे? कांग्रेस का एक एनुअल सेशन हुआ था लखनऊ के अंदर, वहाँ गए थे। कांग्रेस के हर साल के एंड में एक सेशन होता था जहाँ बड़े बड़े लीडर्स आते थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज लीडर्स जिनको डेलीगेट्स बोला जाता था, उस जमाने के लोग जिनको इंग्लिश आती थी, जो ब्रिटिशर्स से डील करते थे, ऑफिस के अंदर थे, गवर्नमेंट के अंदर थे, वो कितने थे? 2301 अमीर अमीर और इंग्लिश बोलने वाले हाई क्लास लोग की मीटिंग थी, एनुअल सेशन था कांग्रेस का। वहां पे जो है महात्मा गांधी जी जाते। कब की बात है? 1916 के दिसंबर की ये बात चल रही है। और 1916 में ही लगभग जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से अब इंडिया आ गए थे। साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने बहुत कुछ मदद करी थी, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत काम करे थे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग वहां पे थे। अब उस सेशन के अंदर एक पुअर पीजेंट आया था, पीजेंट इज फार्मर आया था, और वो गांधी जी को ढूंढ रहा था बार बार। ही लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी। वो पीजेंट बहुत ऑर्डिनरी सा किसान जैसे हमारे ज़माने, उस ज़माने के लगते थे ना, बहुत पतले से, बहुत वीक, सिंपल सा फार्मर था और उसकी शक्ल पे दिख रहा था दैट वो किसी परेशानी में है। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजकुमार शुक्ला, और वो एक शेयर क्रॉपर थे फ्रॉम द चंपारण, बिहार। शेयर क्रॉपर कौन होते हैं? एक होता है आम किसान जिसके पास अपनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन पे वो खेती कर रहा है। एक होते हैं शेयर क्रॉपर जो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं, कि जो लैंड है वो है लैंड होल्डर का, यानी कि ज़मींदार का लैंड है,
और वो उसके ऊपर फसल उगाएंगे। मेहनत सारी किसान की होगी और जो फसल का कुछ हिस्सा है वो जो है वो ज़मींदार को दे देगा, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा। इसे कहते हैं हम शेयर क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, कि ज़मीन उनकी अपनी नहीं है ना, तो मेहनत वो करेंगे, सब कुछ वो करेंगे, फसल वो उगाएंगे, बट फसल का बहुत सारा हिस्सा ज़मींदार रख लेता है और कुछ परसेंट ही इनको खुद मिलता था फार्मर को कि वो अपने पास रख सके। इस हिसाब से शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो चलता है। आज भी कई जगहों पे शेयर क्रॉपिंग होती है। हमारे इंडिया के अंदर जिन फार्मर्स के पास अपनी ज़मीन नहीं होती वो दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं और प्रॉफिट वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, चलो कभी कभी फसल का प्रॉफिट होता है, कभी पैसों का होता है। उस ज़माने में फसल का ही होता था। ज़्यादातर सारी फसल ब्रिटिशर्स और ज़मींदारी रख लेते थे, फार्मर्स को कुछ बचता भी नहीं था, तब ऐसा होता था। तो ये जो फार्मर है राजकुमार शुक्ला, सपोज कर लो अब ये है हमारे राजकुमार शुक्ला जी, बट आप नेट पे उनकी फ़ोटो देख सकते हो। उनके ऊपर बना हुआ हमारा एक स्टैम्प है, हमारा जो इंडियन पोस्ट होते हैं उसके जो स्टैम्प होते हैं, राजकुमार शुक्ला जी का एक स्टैम्प भी बना हुआ है। ठीक है, वैसे उनकी ऐसी फोटो नहीं है हमारे पास। तो वो आए थे वहाँ 1916 के वो लखनऊ के सेशन में। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक कंप्लेंट लेकर आए थे। किसके? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के, जो ब्रिटिश जमींदार थे ना, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और उस पर ये लोग काम करते थे। उनके इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत हम्बल थे, बट काफ़ी डिटरमाइंड थे, उन्हें अपनी बात मनवानी थी। उनको किसी ने कह दिया था स्पीक टू गांधी, किसी ने वो अपनों सबको अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। तो एक जने ने उन्हें कहा कि चलो गांधी से जाके बात कर लो। अब वो हर जगह पूछ रहे गांधी कहाँ है, गांधी कहाँ है, गांधी कहाँ है। वो बार बार हमारे गांधी जी को ढूंढ रहे थे। तो उन्हें गांधी जी फाइनली जो है वो मिल जाते हैं। नाउ उन्होंने गांधी जी को बोला कि जो है हमारे साथ में जो है ये प्रॉब्लम हो रही है और जो है आप प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो गांधी जी टोल्ड हिम दैट उनको अभी कानपुर जाना है, यानी कि उन्हें लखनऊ से कानपुर जाना है एंड देन उन्हें फिर और भी बाकी प्लेसेस पे जाना है। तो अब राजकुमार शुक्ला जी वॉज वेरी डिटरमाइंड एंड रेजोल्यूट। उन्होंने सोचा कि मैं इनका पीछा करता रहूँगा गांधी जी का जब तक ये मेरी बात नहीं सुनते। गांधी जी ने बात भी नहीं सुनी थी, अभी क्या बात है एक्चुअली। ठीक है, तो शुक्ला ट्रैवल्ड विद हिम टू ऑल दोज प्लेसेस, मतलब गांधी जी जाने उनके पीछा कर रहे हैं ये। ठीक है, ये समझो, पहले वो जो है वहाँ गए, कानपुर गए, फिर उनके साथ और जगहों पे गए एंड फाइनली आश्रम पे पहुंच जाते हैं उनके साथ अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद तक उनके साथ वो पहुंच जाते हैं। और जब वो वहाँ पे बैठे होते हैं फॉर वीक्स, वो उनके साथ रहने के बाद वो उन्हें बेग करते हैं, भीख मांगते हैं और कहते हैं प्लीज़ अब आप एक डेट फिक्स कर दो जिस दिन आप हमारे यहाँ आओगे हमारी मदद करने के लिए। ये कहाँ के रहने वाले थे? चंपारण, बिहार के रहने वाले थे। कौन? हमारे राजकुमार शुक्ला जी। तो जो है गांधी जी कहते हैं अच्छा ठीक है, सो एंड सो डेट को मुझे कलकत्ता में आके मिल रहा, मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ से हम पटना की ट्रेन पकड़ेंगे और तुम्हारे चंपारण चलेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सो यही लिखा है। इम्प्रेस बाय शुक्ला स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उन्होंने देखा कि भाई कैसे ये मेरे पीछे पीछे जा रहा है, कानपुर गया और अलग जगह गया, फिर अहमदाबाद गया, 2 स्टेट्स तो यूं ही बदल गई, पीछे पीछे मेरे चल रहा है कि मैं बस इसकी बात सुन लूँ। तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते, कहते हैं आई विल बी इन कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डेट, मुझे इस समय यहाँ पर मिल जाना। तो काफ़ी महीने बीतते हैं और जिस दिन गांधी जी ने कहा था, शुक्ला जी एग्जैक्टली उसी जगह पे आराम से नीचे जो है बैठे हुए थे ज़मीन के ऊपर और वेट कर रहे थे गांधी जी का। गांधी जी ने कुछ काम करने थे वहाँ कैलकाटा में, वो काम निपटाए और उसके बाद में दोनों ने ही पटना की ट्रेन जो है वो पकड़ ली। चलो पटना के लिए ये लोग निकल पड़े। अब जैसे ही वो लोग पटना पहुंचते हैं तो शुक्ला टू गांधी टू राजेंद्र प्रसाद का घर, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं उनके घर ले जाते हैं। एंड ही वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि वो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे। ठीक है, तो चलो अब जो है राजेंद्र प्रसाद के घर जब वो जाते हैं तो वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद उनके घर के नौकर थे। तो वो उनको घर में आने देते, क्योंकि ये जो फार्मर है इसको योमैन लिखा है, यानी कि एक पुअर गरीब किसान जो है वो बार बार उनके मालिक से राजेंद्र प्रसाद से मदद मांगने आता था। तो उन्होंने कहा चलो आने दो। अब वो गांधी जी को भी उनके साथ में अंदर आने देते हैं, बट जब वो पानी पीने के लिए वेल की तरफ जा रहे होते हैं तो उनके घर के नौकर मना कर देते हैं कि आप कुएं में से पानी नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी अनटचेबल हैं या नहीं है, क्योंकि तब तक हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी फॉलो होती थी। तो इसलिए वो मना कर देते कि आप यहाँ से पानी मत पियो। अब गांधी जी कुछ कहते नहीं हैं। अब राजेंद्र प्रसाद जी तो मिले नहीं, तो गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो जाएंगे मुजफ्फरपुर, वहाँ जाके जो है वो बाकी की इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे चंपारण के केस को लेकर, जो ये केस है जिसके लिए राजकुमार शुक्ला मदद मांगने आए हैं। तो काफ़ी ऐसी डिटेल्स थी जो वो किसान हैं उनको नहीं समझ में आ रही थी, वो नहीं बता पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो अब मैं जाता हूँ मुजफ्फरपुर, वहाँ जाके जो है मैं अपना आगे की प्रक्रिया करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वो टेलीग्राम करते हैं, यानी कि तार डालते, पुराने ज़माने में ऐसे तार डाली जाती थी अपने एक फ्रेंड को जो प्रोफेसर हैं जेबी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज। ठीक है, उनका नाम है प्रोफेसर जेबी कृपलानी, आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो मुजफ्फरपुर के, और उन्हें कहते हैं कि जो है मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो है रेडी हो जाते हैं और फिर वो
पहुंच जाते हैं। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर पे। मुजफ्फरपुर वो पहुंचते हैं गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को, और रात को पहुंचते हैं वो। बट उस रात को भी कृपलानी जो थे, जेबी कृपलानी प्रोफेसर, और उनके बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गांधी जी को रिसीव करने पहुंचे थे और उनका वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी वॉज अ सेंसेशन एट दैट टाइम। आप ये सोच सकते हो, इवन 1917 में भी मतलब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लोगों को पता था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में इतना कुछ करा है लोगों की यूनिटी के लिए, तो सब उनको ऐसे बॉलीवुड स्टार जैसे तुम आजकल मानते हो ना, वो क्या ही होगा जो वो गांधी जी के लिए लोग पागल होते थे उनसे एक बार मिलने के लिए। लोगों ने महात्मा, भगवान ऐसे भी माना करते थे, तो इसीलिए हर कोई आ जाता था उनसे मिलने के लिए। अब प्रोफेसर जो है जेबी कृपलानी उनको रिसीव करते हैं, बट वो उनके घर नहीं रुकते, वो किसी और प्रोफेसर के घर पे रुकते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर मलकानी। तो ये याद रखना है, रुके किनके घर पे थे? मलकानी जी के घर पे। और रात को वो वहीं रुकते हैं। वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। अब गांधी जी बाद में कहते हैं दैट इट वाज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग उन्होंने किसको कहा? ये 1 मार्कर में आएगा, बताओ मुझे किसको कहा? मलकानी जी के घर पे रुकने को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है इसमें ऐसा किसी के घर पे रुकने में? उस टाइम पे था, वो कहते थे एडवोकेट ऑफ होम रूल को, यानी कि हम लोग जो ब्रिटिशर्स को कहते हैं भारत छोड़ो, जो हम कहते हैं इंडिया में सेल्फ रूल हो, हमारे जैसे लोगों को अगर कोई अपने घर पे रुकाता था तो उन्हें डर लगता था कि ब्रिटिशर हमें जेल में ना डाल दे। बट मलकानी जी डरे नहीं, उन्होंने मुझे मेरे घर, अपने घर में रुकवा लिया। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट वाले लोगों को घर में रुकवाना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात होती थी। तो ऐसा नहीं है कि जो है आज़ादी दिलाने में सिर्फ गांधी जी का ही रोल था। बहुत सारे लोग जिनका हम नाम भी नहीं जानते ना, उन्होंने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करे हैं। तो अब गांधी जी के न्यूज़ कि गांधी जी आ गए हैं, उसकी न्यूज़ पूरे गांव में फैल जाती है, और चंपारण से लेकर इधर उधर के आसपास की जगहों से मुजफ्फरपुर पे लोग आ जाते हैं गांधी जी को देखने के लिए। अब गांधी जी सुबह उठते हैं और मुजफ्फरपुर के सारे लॉयर्स से मिलते हैं जानने के लिए कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। अब जब उन्हें सिचुएशन पता चलती है तो वो उनको बहुत डांटते हैं। चिडिड लिखा है बुक के अंदर, चिडिड मतलब होता है डांट लगाना। क्यों डांटते हैं वो लॉयर्स को? क्योंकि लॉयर्स उनसे बहुत ज़्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। तो वो उन्हें कहते हैं एक तो ये ऑलरेडी इतने गरीब है, तुम इनसे इतनी हैवी चार्ज क्यों कर रहे हो? एंड देन वो उनको कहते हैं कि इनका जो मसला है ना, ये कोर्ट जाके सॉल्व नहीं होगा। फार्मर्स के मन में से पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का डर बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके जो है इन्हें रियल रिलीफ मिलने वाली है। तो वो फाइनली कहते हैं कि हम कोर्ट जाना बंद कर देंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे उनके कि हम बोले कि ये सब नाइंसाफ़ी हो रही है। नो, रियल रिलीफ होगी जब पीजेंट्स इनसे डरना बंद कर देंगे। अभी पीजेंट जो है ज़मींदारों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब हमें फाइनली बताया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या थी। अभी तक हमें नहीं पता ना राजकुमार शुक्ला जी की प्रॉब्लम क्या थी, अब हमें बताया जाएगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो चंपारण एट दैट टाइम वाज फुलफिल्ड विद एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। चंपारण में उस समय पे बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, एस्टेट्स जैसे हम कह सकते हैं, जिनका ओनर कौन था? इंग्लिश ज़मींदार, यानी कि अंग्रेज ज़मींदार होते थे। ठीक है, वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, जिस पे काम करते थे इंडियन फार्मर्स, जैसे हमारे राजकुमार शुक्ला जैसे और भी बहुत सारे। ठीक है, मेन कमर्शियल क्रॉप जो उगाई जाती थी वो थी इस पर इंडिगो। ठीक है, ये देख रहे हो आप, इंडिगो की फार्मिंग यहाँ पे हो रही है, और इसे उगाना काफ़ी मुश्किल होता था, टायरसम होता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, ख़राब भी हो जाता था इंडिगो के बाद आप बहुत समय तक दूसरी फसल नहीं उगा सकते हो, तो प्रॉब्लमैटिक भी होता था। बट फिर भी ये फार्मर उनकी ज़मीनों पर मेहनत करके इंडिगो उगाते थे। अब एक ओल्ड अरेंजमेंट के मुताबिक peasants had to grow indigo on 15%, या फिर आप कह सकते हो 3/20 of their land and gave entire harvest as rent। तो क्या करना होता था? जो ये फार्म है, सपोज करो, तो ये फार्म ना शेयर क्रॉपर को, यानी कि फार्मर्स को किराए पे दे देते थे वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के। ठीक है, हम थोड़ी खेती करेंगे, तुम हमारी जगह इस फार्म पे खेती कर लो। सपोज करो ये राजकुमार शुक्ला जी को ये वाला फार्म मिल रखा है कि ये अब उनका है, ये उस पर खेती करेंगे, तो फ्री में तो फार्म नहीं मिलेगा, कुछ तो रेंट में देना पड़ेगा। तो रेंट में पैसे की जगह रेंट में उन्हें कहा गया था कि इसके 15% हिस्से में, कितने हिस्से में? 15% या 3/28 आप कह सकते हो। आपको कौन सी क्रॉप उगानी है? इंडिगो उगानी है, कोई और क्रॉप आप नहीं उगा सकते हो। ठीक है, तो ब्लू से बना देती हूँ, इंडिगो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसमें आपको 15% हिस्सा, मान लो तुम इतना हो गया, वैसे मैंने गलती बनाया होगा, तो जो है इसमें आपको इंडिगो उगानी है, थोड़ा कम होगा, इंडिगो उगानी है। ठीक है, अब इंडिगो जो है उगाने के बाद ये सारा 15% का इंडिगो आप अपने पास नहीं रखोगे, बहुत महंगा बिकता था, ये आपको ब्रिटिशर्स को दे देना। बाकी जितना बचा हुआ लैंड है उसमें तुम आलू गोभी सब्जी जो भी उगाओ, डोंट वरी, वो तुम्हारी हो जाएगी। इतने में तुम्हें इंडिगो उगा के वो ब्रिटिशर को देना है। उस पर भी ये फसल पे कुछ टैक्स लगाते थे, ऐसा नहीं लगाते होगी, बट अभी हमें इतना हिस्ट्री में नहीं जानना है, वो मैं पॉलिटिक्स हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। तो ये 15% का इंडिगो इन्हें देना होता था ब्रिटिशर्स को, ये इनका पूरा मैनेजमेंट चलता था। अब एक दिन क्या होता है,
जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बननी शुरू हो जाती है। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था इनका। एंड लैंडलॉर्ड्स जो हैं अब सोचते हैं कि जब जर्मनी में सिंथेटिक मतलब कि फैक्ट्री में इंडिगो बनना शुरू हो गया, डाई बननी शुरू हो गई, जैसे आप घर में वो उजाला लाते हो ना, ब्लू कलर की डाई होती है, वैसी सी डाई बननी अब शुरू हो गई है इंडिगो की। कपड़े डाई करने के लिए अब इंडिगो के लिए हमें इतना फसल उगाने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट में इंडिगो की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और फिर जो है वहाँ पे इतना डिमांड नहीं होगी, तो अब वो इतने सारे इंडिगो का करेंगे क्या, जो आज तक उन्हें मिल रहा था 15% हर फार्म से। तो ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, तो ये सोचते हैं कि फार्मर्स को कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दो। अभी उनको बताते नहीं है कि एंड करवाना क्यों चाह रहे हैं, कि बाहर मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई है ओरिजिनल इंडिगो की, फूल पत्ते वाला जो इंडिगो है उसकी, वो फैक्ट्री में, ये बात नहीं बताते। नॉर्मली जाके फार्मर्स को कहते हैं कि चलो ये तो बहुत मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ही फार्मर को भी प्रॉब्लम होती थी इंडिगो आने में, चलो इसे एंड कर देते हैं। और एंड करेंगे हम तब जब तुम हमें कुछ पैसे दोगे, पैसे दो हमें और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देंगे। तो काफ़ी सारे जो लैंड फार्मर्स थे वो तो मान गए, ठीक है कि चलो ठीक है आप ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दो, हमसे ये पैसे ले लो। कुछ के पास पैसे थे ही नहीं देने के लिए, उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम उगा देंगे इंडिगो, हमसे कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हो रहा है। तो इन्होंने उन्हें मार पिटवा के उनसे पैसे वसूले और उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट को एंड करवा दिया। अब कुछ दिनों बाद हमारे सारे फार्मर्स को भी पता चल जाता है कि अच्छा इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट एंड इसलिए कराया था क्योंकि 15% इंडिगो की इन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट तो ये खुद एंड करते थोड़े दिनों बाद, कोई और फसल हमें उगाने को कहते, उसकी जगह इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से कुछ पैसे ले लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए। सो समझ रही हो कि ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कितने ज़्यादा लालची थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो थोड़े समय में कैंसिल होना ही था, ये जो 15% पे इंडिगो उगानी थी इसकी इन्हें नीड नहीं थी, तो ये इन्हें आके कहते ना मत उगाओ। तो इरादा दिन की वो डायरेक्टली बोले मत उगाओ, कहते हैं चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और तुम आज के बाद हम मत उगाना इंडिगो, हमें पैसे दो खूब सारे इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने के लिए। कुछ ने अपनी मर्जी से पैसे दिए और कुछ ने का पैसे नहीं है तो पीट के उनसे पैसे लिए। दिस इज हाउ दे डिड। अब गांधी जी को ये बात पता चल जाती है, बट फ्यू डिटेल्स अभी भी नहीं पता थी। तो गांधी जी कहाँ जाते हैं, गांधी जी इसी मोमेंट पे चंपारण आते हैं और अब वो फैक्ट्स कलेक्ट करने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले गांधी जी जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के अंदर, यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की एसोसिएशन, जहाँ सारे खाते वाते होंगे, उनके अकाउंट्स होंगे। वहाँ का सेक्रेटरी गांधी जी से बहुत रूडली बोलता है और कहता है तुम बाहर वालों को मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो गांधी जी को आउटसाइडर कहते हैं। गांधी जी को बहुत बुरा लगता है, अरे मैं इंडियन ही तो हूँ, बिहार आया हूँ तो क्या हो गया, हूँ तो मैं इंडियन ही, तो मुझे आउटसाइडर क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ और मैं पीजेंट्स की मदद करने के लिए आया हूँ, बट फिर भी वो गांधी जी से अच्छे से बात नहीं करते हैं। देन गांधी जी जो है नेक्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाते हैं ऑफ तिरहुत डिवीजन, ये याद रखना है, नोट्स में मैंने बना रखा है। पहले गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, अब तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर पे जाते हैं। उन्होंने तो गांधी जी को इंसल्ट करा और उन्हें वहां से कहा आज के अभी निकल जाओ यहाँ से, ऐसे उन्हें बोल दिया। नो गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी जाने वाले में से थे नहीं। ही वेंट टू मोतीहारी, चंपारण की कैपिटल। अब वो फाइनली पहुंच जाते हैं चंपारण की कैपिटल सिटी मोतीहारी में। तो एक बार याद दिलाऊं, सबसे पहले वो गए पटना, पटना से वो गए मुजफ्फरपुर, फिर वो गए लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, फिर वो गए तिरहुत डिवीजन के उसके पास, फिर अब वो फाइनली मोतीहारी पहुंच चुके हैं हमारे गांधी जी, ठीक है। और वहां पे जैसे जैसे वो जाते रहते थे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, बहुत भीड़ उनसे मिलने आती रहती थी। अब वो मोतीहारी पहुंच के क्या करते हैं, मोतीहारी पहुंच के वो एक हेडक्वार्टर बना देते हैं घर को। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो वो घर की फोटोज आज तक है हमारे पास, जहाँ पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। एंड वहाँ पे लोगों को पता चलता है, एक सुबह सुबह उनको न्यूज़ आती है कि एक पीजेंट को, एक फार्मर को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। तो गांधी जी का मन नहीं मानता, वो हाथी की सवारी करते हैं और उस पीजेंट से मिलने जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी कि एक पुलिस वाला आता है और गांधी जी को कहता है कि आप अभी वापस चलो, आप नहीं जाओगे उसको देखने, आपके लिए एक मैसेज आया है। तो गांधी जी बात मान जाते हैं, वापस आ जाते हैं और उनको एक लेटर दे दिया जाता है। एट द हाउस जैसे ही उनको वो लेटर मिलता है, लेटर नहीं था एक नोटिस था, उस पे लिखा हुआ था गांधी जी को कि इमीडिएटली वो चंपारण छोड़ के भाग जाएं। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से उनको कानूनी एक, आप कह सकते हो कि फाइनल वारंट आया था कि आप अभी चंपारण छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि बार बार उनसे पीजेंट्स मिलने आ रहे थे, हलचल मच रही थी। तो गांधी जी अगर उस समय पे भाग जाते तो पीजेंट्स की मदद कौन करता, तो वो उस लेटर के पीछे लिख देते हैं मैं नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली वो लिख देते हैं। और ये करते ही गांधी जी बन गए एक क्रिमिनल। क्यों, क्योंकि तुम अगर उस जमाने में तुम गवर्नमेंट की कोई नहीं बात मानोगे तो क्या कहोगे, क्रिमिनल ही तो कहूंगी मैं तुम्हारे को। तो गांधी जी ने भी यही करा, उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानी नहीं, ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी ऊपर से उस जमाने के। तो अब वो क्रिमिनल बन चुके थे और उनको जेल हो जाती है अब इस बात के ऊपर
ऊपर। तो अगले दिन उनके ऊपर कोर्ट का केस होने वाला था, उन्हें पता था कि कल मुझे पुलिस पकड़ने आ जाएगी और फिर मेरी सुनवाई होगी, ही न्यू। तो पूरी रात वो क्या करते हैं, उन्हें नेक्स्ट डे कोर्ट बुला लिया जाता है। तो पूरी रात गांधी जी उठे रहते हैं, ही बिकेम अ नाइट आउल, और उन्होंने क्या करा, टेलीग्राम भेज दिया राजेंद्र प्रसाद को और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों को, और सारी बात बता दी कि अब आप आ जाओ, अगर मैं जेल गया तो आगे का आप संभालना। और जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय उस जमाने के हमारे ब्रिटिश वाइसरॉयज रहते थे ना अलग अलग, उनको जो है सब कुछ लिख के भेज दिया कि ये प्रॉब्लम हुई है। तो वाइसरॉयज भी ज़्यादातर गांधी जी को जानते थे, कुछ कुछ उनकी इज्जत भी करते थे, तो वहाँ तक वो बात पहुँचा देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग द टाउन ऑफ मोतीहारी वॉज फुल ऑफ पेजेंट्स। मोतीहारी के शहर के अंदर पीजेंट्स की, ऐसे कहो तुम, चक्का जाम लगा दिया उन्होंने। हर जगह तुम्हारी नज़र पड़ेगी, वहाँ पे तुम्हें एक किसान दिख जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था गांधी जी ने बाहर के देश में, साउथ अफ्रीका में भी हिंदूज़ की और बाकी यूनिटी करने की कितनी मदद करी थी। एंड दे वांटेड कि अब हम इन महात्मा की हेल्प करेंगे जो हमारी मदद करने आए हैं। तो इतने सारे फार्मर्स को देखकर पुलिस सुपरिटेंडेंट हो, कोर्ट कचहरी के जितने आगे लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो डर जाते। इतनी भीड़ देख के वो डर गए कि ये तो भाई हमें मार पीट देंगे। इवन गांधी जी को खुद क्राउड को कंट्रोल करना पड़ा था। ऑफिशियल्स गांधी जी की मदद मांग रहे थे कि आप हमारी हेल्प करो क्राउड को कंट्रोल करने के अंदर। द प्रोसिक्यूटर आस्क्ड टू डिले द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर कौन हो गए, जो वहाँ के जज थे। उन्होंने कहा हम बाद में करेंगे, ये केस अभी इन्हें वापस भेज दो। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर आज गांधी जी को सजा सुना दी तो ये हमें ही बाहर नहीं निकलने देंगे पीजेंट कि तुमने हमारे महात्मा को सजा सुना दी है, तो वो बाद में कर देते हैं। बट गांधी जी ने प्रोटेस्ट करने का, नहीं आज ही दे दो, मुझे सजा तो देनी है, मेरे पे कोर्ट का केस चलाओ तुम, ठीक है। तो वो जो है केस होता है। अब जैसे ही केस होता है, अब गांधी जी कटघरे में खड़े होते हैं, तो वहाँ खड़े होकर वो क्या बोलते हैं, आई एम गिल्टी। वो अपनी गलती, अपना गुनाह खुद ही मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो अपना गुनाह मान लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मैंने ऑर्डर नहीं माना है, आई एम अ क्रिमिनल। मुझे ऑर्डर आया था कि मैं चंपारण छोड़ के जाऊं और वो मैंने नहीं माना। तो गांधी जी ने क्या कहा, ही सेड ही रिस्पेक्टेड द लॉ बट ही नीड टू हेल्प द पीसेंट्स। उन्होंने कहा कि मेरे रिस्पेक्ट है, मैं लॉ को मानता हूँ, मुझे भी पता है, मैं खुद में लॉयर हूँ कि क्रिमिनल हूँ मैं इस समय पे। बट दो रीजन्स होते हैं जो इंसान चलता है जिस पे, एक होती है उसकी कॉन्साइंस और एक होता है लॉ, ठीक है। तो आज मैंने अपर लॉ की मानी है, एक इंसानियत जो मेरी मन की आत्मा मुझे कह रही थी ना। एक लॉ है कानूनी लॉ जो आप मानोगे, एक होता है उससे भी ऊपर का लॉ जो तुम्हारी मन की आवाज़ है। तो मेरे मन ने कहा कि मैं इन पुअर फार्मर्स की मदद करूं, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब प्रोसिक्यूटर क्या बोले क्या ना बोले, जज क्या बोले क्या ना बोले, तो वो क्या कहते हैं कि मैं 2 घंटे बाद आपको सुनाऊंगा अपना फैसला, तो 2 घंटे की बेल भर दो। तो गांधी जी ने कहा मैं नहीं भरूंगा बेल, आप अभी सुना दो फैसला। तो वो कुछ भी नहीं कहते, कहते चलो ठीक है जाओ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जज ने बेल तक कहा और गांधी जी ने मना करा, तो उन्होंने नहीं भरी। क्यों? क्योंकि बाहर जो वो फार्मर्स थे, दे वर द रियल पावर राइट नाउ, ठीक है जी। तो अब गांधी जी को 2 घंटे बाद दोबारा जो है सुनाई का टाइम आता है, तो वो जज कुछ भी फैसला नहीं देते। वो कहते ठीक है आप यहाँ रुक सकते हो, हम थोड़े दिनों बाद फैसला करेंगे। तो गांधी जी रिहा हो जाते हैं। कोई फैसला नहीं आया कि उन्हें जेल होगी या नहीं होगी, बस कहा चलो ठीक है आप अपने घर जा सकते हो। एंड वाई इट ऑल हैपेंड, इट ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ दोज फार्मर की भीड़ जो वहाँ पे थी। अब गांधी जी जैसे ही बाहर आते हैं, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना जो है मजरूल हक, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स, दिग्गज लोग उस जमाने के गांधी जी से मिलने आते हैं। एंड नाउ गांधी जी आस्क्ड हिम व्हाट वुड दे डू, अगर कल गांधी जी को जेल होगी। गांधी जी ने कहा अगर कल मैं जेल चला गया तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम अपने घर चले जाएंगे। एंड देन राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उसी समय हमें रियलाइज हुआ, और जो है गांधी जी ने भी उनसे पूछा कि इनका क्या होगा, ये फार्मर्स का जो उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। तो तब सारे के सारे लॉयर्स को बुरा लगता है और बड़े बड़े लोगों को, वो सोचते हैं कि गांधी जी बाहर वाले होकर हमारे लोगों की मदद कर रहे हैं और हम बिहार के होकर नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है हम आपके साथ जेल जाने को तैयार है, आपके पीछे पीछे हम भी जाएंगे। तो एट दैट मोमेंट गांधी जी कहते हैं चंपारण की बैटल हम जीत गए, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कब उन्होंने कहा था बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, मुझे कमेंट करके बताओ। जब बाकी लॉयर्स ने कहा दैट दे विल बी फॉलोइंग गांधी जी टू जेल, वो भी सब करेंगे चाहे जेल जाना पड़े बट पीजेंट्स की मदद करेंगे, ठीक है। उन्होंने पेयर्स में लॉयर्स को डिवाइड कर दिया, जो अरेस्ट होंगे उनके बाद में, उन्हें पता था इस तरीके से हम अपने मिशन को चलाएंगे। डन। चलो अब पढ़ते हैं आगे क्या होता है, समझ में आ रहा है। नाउ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बीते थे, गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिलती है दैट द केस वाज ड्रॉप्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो वहाँ जो चंपारण का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसने कहा केस ड्रॉप कर दो, यानी कि गांधी जी पे कोई मुकदमा नहीं होगा, वो रह सकते हैं चंपारण के अंदर। वो भी क्यों हुआ, वो फार्मर से डर चुके थे, दोबारा लेके जाएंगे कोर्ट, दोबारा फार्मर आ जाएंगे, तो इसलिए ब्रिटिशर्स आज पहली बार इंडियन से डर गए थे। और उसी समय गांधी जी कहते हैं फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गई है, ये
मॉडर्न इंडिया में। एक बार पहले हुई थी 1857 के रिवोल्ट में, अब वो कहते हैं अब पहली बार दोबारा ऐसा हुआ है मॉडर्न इंडिया में कि हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने मुझे सज़ा नहीं दी और किसी को नहीं दी। तो इस चीज़ को वो कहते हैं, जो उन्होंने कहा ना कोर्ट का केस तुम्हारा ड्रॉप कर दिया गया, उसको। नाउ गांधी एंड द लॉयर्स ने फुल इंक्वायरी बिठाई, 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स के रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखे, होल रीजन वाज एक्टिव विद द इन्वेस्टिगेशन। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो हर जगह इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, हर फार्मर का रिटन में उन्होंने लिया कि क्या क्या उसके साथ गलत हुआ। नाउ जून का महीना आ जाता है और गांधी जी मिलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जिनका नाम है एडवर्ड गेट, और उनके साथ में गांधी जी के 4 लॉन्ग मीटिंग होती है। ठीक है। एज अ रिजल्ट अ कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द शेयर क्रॉपर सिचुएशन। उस 4 मीटिंग के बाद हमारा फैसला होता है कि अब एक कमीशन बैठेगी जिसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होंगे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाया था, फार्मर्स होंगे की तरफ से गांधी जी होंगे और ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक है। तो द कमीशन हैड लैंडलॉर्ड्स, ऑफिशियल्स एंड गांधी जी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीसेंट। फार्मर का अकेला रिप्रेजेंटेटिव कौन था? खाली गांधी जी बैठेंगे, और वहाँ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स भी थे। तो ये मीटिंग होती है उनकी। अब मीटिंग में क्या पता चलता है? द इंक्वायरी वेंट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल तक चलता रहता है। एंड फाइनली लैंडलॉर्ड्स ने अग्री कर लिया पैसे वापस करने को। तो बार बार मीटिंग हुई और फाइनली लैंडलॉर्ड्स ने, हमारी जीत हो जाती है, अपनी गलती मानी कि हमने ब्लफ करा है, हमने चीटिंग करी है, हम पैसे वापस दे देंगे हमारे फार्मर्स के। अब क्वेश्चन आता है कितने पैसे वापस देंगे? तो जो है सबको लगा था दैट गांधी जी मांगेंगे 100% रिटर्न, कि जितना पैसा है वो सारा वापस करो जो लूटा है। बट गांधी जी ने जो है खाली 50% जो है वो वापस मांगा। एंड इस बात पे एक रेवरेंड जे हॉज थे, एक ब्रिटिश मिशनरी यानी कि चर्च के थे एक ये, उन्होंने कहा कि गांधी जी बहुत फर्म थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बस 50% ही चाहिए, 50% वापस कर दो आप, बहुत है वो। नाउ लैंडलॉर्ड्स को ऐसा लगा, अब लैंडलॉर्ड इतने, ये भाई आप सोच सकते हो इतने लालची थे, इन्हें लगा गांधी जी 50% मांग रहे हैं, हम 25% बोलते हैं, यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा, ये इससे नीचे आएंगे नहीं, हम इससे ऊपर देंगे नहीं पैसे, तो यहीं पे ये केस ड्रॉप हो जाएगा। बट जैसे ही वो 25% के आते हैं गांधी जी मान जाते हैं एंड डेडलॉक ब्रेक हो जाता है और फार्मर्स को उस कॉन्ट्रैक्ट का 25% हिस्सा वापस मिल जाता है ना। लोगों ने उन्हें बोला कि इतने से पैसे के लिए इतनी लड़ाई करी थी हमने 25% के लिए। तो तब गांधी जी उन्हें बताते हैं दैट मनी वाज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, मैटर करता है कि लैंडलॉर्ड्स ने सरेंडर करा। आज उन्होंने, इतने बड़े बड़े आदमियों ने अपनी गलती मानी एंड व्हाट दे सेड कि ठीक है पैसे वापस लो। और इससे जो है फार्मर्स के जो मन का डर था उनसे वो निकल गया। उन्हें पता है कि कल को ये हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, हमारे पास भी अपने राइट्स है, रूल्स है। और थोड़े ही दिनों के अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम था चंपारण से ये ख़त्म हो जाता है, इंडिगो फार्मिंग ही ख़त्म हो जाती है और फार्मर्स को अपने अपने खेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो विद इन अ फ्यू ईयर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट चंपारण एंड लैंड रिटर्न टू द पीजेंट्स और इंडिगो फार्मिंग, शेयर क्रॉपिंग खत्म ही हो जाती है। तो एक तरीके से जीत हो जाती है फार्मर की, चाहे उन्हें 25% पैसा मिला बट उनको एक मोटिवेशन मिल गई थी कि अब इनसे डर के नहीं रहना है, इन्होंने गलती अपनी मान ली है ना। अब गांधी जी ने गाइस सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि वहाँ पे रह के फार्मर्स की मदद नहीं करी, फिर वो चंपारण में और दिन रुकते हैं। अब और दिन क्यों रुकते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा वहाँ बहुत ज़्यादा कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस है, वहाँ कोई स्कूल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने अपने कुछ टीचर्स को, यंग डिसाइबल जो उनके फॉलोअर थे उनको बुलाया। कौन कौन है नाम याद रखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर आता है कि गांधी जी ने वहाँ रहने के फार्मर की पैसे वाली मदद करने के अलावा क्या करा था। तो उन्होंने अपने 3 दोस्त, टीचर्स जो थे, दोस्त नहीं थे उनके, डिसाइपल्स थे, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और उनकी वाइफ्स वगैरह जो थी, उन सबको बुलाया। तो महादेव देसाई, नरहरि पारेख और उनकी वाइफ जो थी उन सबको बुलाया, ठीक है, और कहा कि जो है आप आ जाओ और यहाँ पे आके लोगों की मदद करो, पढ़ाई लिखाई करवाओ। उनके जो बेटे देवदास थे वो भी आ गए और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी वो भी आ गए और उन्होंने वहाँ 6 प्राइमरी स्कूल खोले विलेज के अंदर जो ऑलरेडी थे ही नहीं वहाँ पे। एंड कस्तूरबा गांधी सबको क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के रूल सिखाती थी। फिर उन्होंने वहाँ पे जो है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं थी कि जो दवाई दे सके, तो उन्होंने हेल्थ कंडीशन को अच्छा करने के लिए गांधी जी ने डॉक्टर्स को भी बुलवाया फॉर 6 मंथ। और 3 टाइप की मेडिसिन दी जाती थी। क्या मेडिसिन थी, लर्न करो, इसे लिखो कमेंट सेक्शन। ऑयल, किनीन और सल्फर का ऑइंटमेंट। किसी को कोटेड टंग हो, लर्न करना है इसे, कैस्टर ऑयल मिलता था। मलेरिया हो तो किनीन और कैस्टर ऑयल मिलता था। और स्किन डिजीज होती थी तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल उनको देते थे। तो ऐसे दवाइयाँ लोगों को दे दी जाती थी क्योंकि पहले तो कोई डॉक्टर का सिस्टम ही नहीं था वहाँ पे। एंड देन गांधी जी ने एक
दिन नोटिस करा कि वो वहाँ की जितनी भी लेडीज़ थी उनके जो साड़ी होती थी, कोई भी कपड़े वो पहनते थे वो बहुत फिल्थी होते थे, धूल मिट्टी बिल्कुल गंदे से होते थे। तो गांधी जी ने अपनी वाइफ को कहा जाके आप लेडीज़ से पूछो। तो एक लेडी उनकी वाइफ को अपने घर लेके गई और कहा कि मेरे घर में कोई कबर्ड भी नहीं है जिसमें मैं साड़ी रखूँ, और ऊपर से एक ही साड़ी है तो मैं इसी को बार बार पहनती रहती हूँ, तो व्हाट कैन वी डू। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वहाँ कितनी ज़्यादा गरीबी थी एंड इन गरीब फार्मर से उन लैंडलॉर्ड्स ने पैसा जो है वो लूटा था। तो ड्यूरिंग हिज स्टे इन, गांधी जी जो है कितने समय तक वहाँ रहे, चंपारण के अंदर आप देख सकते हो कुछ सालों तक रहे और वहाँ पे ये सब मदद भी करी। बट ऐसा नहीं है वो आश्रम में ध्यान नहीं रखते थे, वहाँ पे भी ध्यान रखते थे, कभी वहाँ लेटर लिख के भेजते थे सफाई करवाओ एंड ऑल दैट, तो वहाँ भी उनका पूरा ध्यान जो है वो रहा करता था। ठीक है, नाउ अब फाइनली जो है चैप्टर एंड होने वाला है। गांधी जी बताते हैं कि ये चंपारण का इंसिडेंट उनकी लाइफ के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि उन्हें उस दिन समझ में आया कि जैसे उन्हें बोला तुम बाहर वाले हो, तुम चंपारण से भाग जाओ, कह रहे उस दिन मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मुझे मेरे देश में रह के ब्रिटिशर नहीं बता सकते क्या करना है क्या नहीं करना। एंड उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने सिर्फ फार्मर की मदद नहीं करी थी, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि अब ये मुझे यहाँ पे ऑर्डर नहीं देख सकते हैं। और गांधी जी का जो पैटर्न था लड़ने का वो बहुत अलग था, उसमें पॉलिटिक्स भी थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम भी थी एंड वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स को नहीं मानते थे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को मानते। जैसे उन्होंने अपने रूल्स के खिलाफ जाके फार्मर्स की मदद करी, तो वो काफ़ी एक डिफरेंट इंसान थे। नाउ फाइनली सेल्फ रिलायंस का भी उस समय पे गांधी जी ने उन लोगों को जो है एक लेसन दिया था। किसको? जितने वो बाकी लॉयर्स थे ना उनको। राजेंद्र प्रसाद बताते हैं बात कि एक बार क्या हुआ था, गांधी जी के एक डिसाइपल थे, यानी कि उनके एक फॉलोअर उनको बहुत मानते थे, जिनका नाम है CF एंड्रयूस। ठीक है, वो आए थे गांधी जी से मिलने, बाय बाय करने आए थे उनको, क्योंकि वो फिजी जा रहे थे अपनी ट्रेनिंग पे। और जो है गांधी जी के लॉयर फ्रेंड कहते हैं कि हम इन्हें रुका लें CF एंड्रयूस को अपने पास में, क्योंकि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही थे, हम इन्हें अपने पास रुका लेते हैं, ये हमारी मदद कर देंगे। तो जो है गांधी जी कहते हैं नहीं, हम इनको नहीं रुकाएंगे। इफ़ यू वांट कि इंग्लिश मैन होने से तुम्हारे साथ में तुम्हारी मदद हो जाएगी तो ऐसा नहीं है, इससे तो तुम वीक होगे, ब्रिटिशर्स को लगेगा कि हमारा बंदा तुम्हारी तरफ है। नहीं, अगर हमें जीतना है इस केस को तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, सेल्फ रिलायंस होना होगा, हमें दूसरों से मदद नहीं लेनी और इंग्लिश मैन से तो मदद बिल्कुल नहीं लेनी है। तो राजेंद्र प्रसाद ने ये सब चीज़ें बाद में लिखी थी कि गांधी जी उस दिन हमारे मन का डर समझ गए थे। हमने एंड्रयूस को रोकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि हमें ब्रिटिशर से डर लग रहा था और हमने सोचा कि कोई एक ऐसा इंसान हमारे साथ होगा तो मदद होगी। बट गांधी जी का मैसेज स्ट्रॉन्ग था दैट हमें सेल्फ रिलायंस में बिलीव करना है। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया कैसे कानपुर से जो है लखनऊ से राजकुमार शुक्ला जी कानपुर जाते हैं, महात्मा गांधी को फिर पटना ले जाते हैं, पटना से वो अपने चंपारण ले जाते हैं और वहाँ चंपारण में रह के गांधी जी सबकी मदद करते हैं, चाहे 25% पैसा ही वापस मिला। फिर वहाँ रह के कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस हटाते हैं और फाइनली सेल्फ रिलायंस का मैसेज भी देते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर इन पार्ट्स में है। अब मैंने नोट्स बहुत बेहतरीन क्रिएट करे जिससे आपको ये बॉक्सेस बनाए हैं मैंने अलग अलग, वो लर्न हो जाएंगे। ऐसे सीरीज में लर्न नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज इसकी अटेंड करो कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ाई है मैंने आपको, ऐसा नहीं कि कोई एक लाइन छूट गई है, क्योंकि इसके NCERT से एक्सट्रैक्ट आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ईच एंड एवरी लाइन इज एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।